हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 4 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, यानी कि बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। इसके बारे में फ्रेंड्स आज हमारा पहला चैप्टर होगा, ठीक है। और पहला चैप्टर से हम लोग आज सबसे पहले थ्योरी क्लासेस करेंगे। इसके बाद कल इसी चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू बेस पर आधारित अपने यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा थ्योरी क्लास रहेगा, अध्याय 1 रहेगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। देखिए जितने भी पुरानी क्लासेस थी हमारे एमसीक्यू बेस पर हैं, ठीक है, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो इस बार हम आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही कराएंगे। तो एक एक क्लास में हम आप लोगों को थ्योरी क्लास कराएंगे, ठीक है, और अगली क्लास में उसी थ्योरी क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज से हम न्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, यानी कि एमए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा थ्योरी क्लास रहेगा और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है 4th पेपर, ठीक है। इसके बाद बाकी के पेपर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और जाहिर सी बात है हमारे पास से 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो हम लोग 1 मंथ में अपने जो कंप्लीट तैयारी है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया होगा, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके, ओके। तो चलिए देखिए, जो हमारा अध्याय 1 है, ठीक है, अध्याय 1 क्या है? प्रबंधन का अर्थ एवं महत्व, यानी कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं आप लोगों को, और ये सारे ही जितने भी प्रबंधन वाले क्वेश्चंस बनेंगे या फिर थ्योरी है, ये आप लोगों को असाइनमेंट लिखने में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल लिखने में भी हेल्पफुल होगा। और आगे आप लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी वगैरह की यदि प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके यानी कि उसके लिए भी आप सभी लोगों को ये हमारी जो क्लास रहने वाली है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग प्रबंधन का अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो प्रबंधन शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें देखिए आप सभी लोग लिखेंगे या फिर जानेंगे कि साधारण शब्दों में जो प्रबंध का अभिप्राय होता है, ठीक है, साधारण शब्द में जो प्रबंध का अभिप्राय होता है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, ठीक है, किससे है? विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। अर्थात प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं व अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जो प्रबंध का अभिप्राय होता है वो आपके द्वारा विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से होता है, ठीक है। यानी कि प्रबंध का जो अर्थ होता है वो कार्य करने की उन विधियों से होता है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं, वो अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, ओके। आगे देखिए इसमें होता है कि जो प्रबंध होता है वो सभी संगठित क्रियाओं में विकेंद्रित दबाव उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में कार्य करके एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो इसका अर्थ वे अपनी क्रियाओं में समन्वय करते हैं, ठीक है। साथ ही वे अपने साधनों को इस तरह से संगठित करते हैं व उपयोग में लाते हैं ताकि अधिकतम स्तर तक परिणाम प्राप्त हो सके। आगे है कि प्रबंध न केवल घरों व व्यवसायों में किया जाता है वरन सभी सेवाप्रद संगठनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका शासन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, क्लब आदि, ठीक है। आगे है इन सभी स्थानों पर यानी कि सीमित साधन जिसमें मनुष्य, मशीन, पदार्थ एवं धन सम्मिलित हैं, ठीक है। इन सभी को देखिए उत्पादक
1 मिनट। उत्पादक संबंधों हेतु एकीकृत किया जाता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग में लाया जाता है। अतः प्रबंधन न केवल व्यवसायों में ही महत्वपूर्ण व विशिष्ट होता है, वरन सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों के लिए भी उतना ही प्रचलित व विशिष्ट है। ठीक है। और सभी प्रकार के संगठनों में यह आवश्यक होता है कि वे अपने सीमित साधनों को अत्यधिक क्षमतापूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से उपयोग में लाए, ताकि उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को प्रबंध शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि प्रबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका मेन अर्थ यही होता है कि प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रबंध की परिभाषा। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए क्या होता है कि यद्यपि प्रबंध विषय करीब 70 वर्ष पुराना है। ठीक है, कितना वर्ष पुराना है फ्रेंड्स? प्रबंध जो होता है वो आपका 70 वर्ष पुराना है, किंतु देखिए फिर भी इसके विद्वान किसी एक सामान्य परिभाषा पर एकमत नहीं हुए हैं। ठीक है, वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञानों में इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि। आप सभी लोग देखेंगे एक ही वर्ड रहेगा। ठीक है, और उसके न जाने कितने डिफिनेशन रहते हैं, न जाने कितने राइटर के। ठीक है, यानी कि सभी राइटर्स के अलग अलग डिफिनेशन होते हैं। मेन आपका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसमें अलग अलग राइटर अलग अलग डिफिनेशन देते हैं, वो आपके मनोविज्ञान में होते हैं, समाजशास्त्र में होते हैं, मानव विज्ञान में होते हैं, अर्थशास्त्र में होते हैं, राजनीति शास्त्र और इत्यादि काफ़ी सब्जेक्टों में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे FW टेलर के अनुसार। ठीक है, और ये देखिए आपके प्रबंध की परिभाषा जो है इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, FW टेलर, इसलिए मैंने इनका डिफिनेशन लिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या देखना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से करते हैं। यानी कि जो FW टेलर ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि प्रबंध यह जानने की कला होती है कि आप क्या देखना चाहते हैं, और उसके बाद यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका FW टेलर के अनुसार डिफिनेशन हो गया प्रबंध की। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका CS जॉर्ज के अनुसार। इन्होंने कहा है कि प्रबंध का तात्पर्य दूसरों के माध्यम से कार्य को पूरा कराना है। ठीक है, यानी कि CS जॉर्ज ने कहा है कि जो प्रबंध का तात्पर्य होता है वो दूसरों के माध्यम से कार्य को पूरा कराना है। आगे है, प्रबंधक वह व्यक्ति है जो दूसरों के प्रयासों का निर्देशन करके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, ये आपके CS जॉर्ज के अनुसार कहा गया है। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से आप लोगों का, यानी कि इनसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए थे। ठीक है, थियो हेमन के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रबंध का प्रयोग 3 प्रचलित अर्थों में किया जाता है। पहला दिया है संज्ञा के रूप में, सेकंड है प्रविधि के रूप में, तीसरा है विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है, कि संज्ञा के रूप में क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट दिया है थियो हेमन के अनुसार, जो डिफिनेशन दिया गया है संज्ञा के रूप में, उसमें है कि संज्ञा के रूप में प्रबंध का तात्पर्य उन व्यक्तियों या समूहों से है जो उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी साधनों में समन्वय स्थापित करते हैं। इस अर्थ में प्रबंधकों को प्रबंध माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था? संज्ञा के रूप में। सेकंड पॉइंट है प्रविधि के रूप में। प्रविधि के रूप में जो प्रबंध का तात्पर्य होता है उन कार्यों से होता है जो प्रबंधक करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रबंधक लोग होते हैं जो कार्य करते हैं वहीं आपके प्रविधि के रूप में प्रबंध का तात्पर्य होता है। जैसे कि किसी कार्य के लिए योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना तथा नियंत्रण करना। ठीक है, और अगला पॉइंट है विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में जो प्रबंध का तात्पर्य होता है वो एक विषय अथवा ज्ञान की एक विशिष्ट भाषा है जिसमें प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जो थियो हेमन द्वारा डिफिनेशन दिया गया था संज्ञा के रूप में, प्रविधि के रूप में और विज्ञान के रूप में, इन तीनों का अर्थ आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का क्या महत्व होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रबंध का क्या महत्व होता है।
तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे कि आधुनिक युग में प्रबंध का महत्व उन सभी सामूहिक क्रियाओं से है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा कुछ व्यक्तियों द्वारा संपादित की जाती है। प्रबंध का महत्व अग्रलिखित कारणों से होता है, यानी कि प्रबंध का महत्व किन किन कारणों से होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका पॉइंट है इसमें उपक्रम के उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण। इसमें क्या होता है कि जो उपक्रम के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपक्रम की नीतियां का निर्माण प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। नीति निर्धारण का कार्य मुख्य रूप से उच्च प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी नीति निर्धारण का कार्य होता है वो आपके मुख्य रूप से उच्च प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। ये आपके उपक्रम के उद्देश्यों एवं नीतियों के निर्धारण से पता चलता है कि हमारे प्रबंध का क्या महत्व है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि उपक्रम के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करना। इसमें होता है कि जो उपक्रम के प्रबंधक होते हैं वो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो सुदृढ़ योजनाएं बनाते हैं, संगठन संरचना खड़ी करते हैं, अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हैं, कर्मचारियों को निर्देशित एवं अभिप्रेरित करते हैं तथा सामग्री एवं मानवीय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये आपके उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो महत्व है, ठीक है, यानी कि प्रबंध का जो महत्व है वो भी है। तो इसमें आप लोगों को सारे पॉइंट्स तैयार करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था। इस महत्व में आप लोगों को जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सारे पॉइंट से पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उसके अंतर्गत दिए गए रहते हैं, डिफिनेशन वगैरह जो भी उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा करके कि इस चैप्टर से आप लोगों का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम प्रयासों एवं साधनों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि जो न्यूनतम प्रयास एवं साधन होते हैं उनसे अधिकतम परिणाम प्राप्त होने से समाज का कुल उत्पादन बढ़ता है तथा इस बढ़े हुए उत्पादन के कारण लोगों को उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आप लोगों का प्रबंध के महत्व में कि प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। इसमें होता है कि कुशल प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहता है। ठीक है, यानी कि प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। अगला पॉइंट है आपका नवीन आविष्कारों, विधियों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करना। इसमें होता है कि जो कुशल प्रबंध होता है वो ही इन नवीन आविष्कारों, विधियों एवं योजनाओं का उपयोग उपक्रम में लाभपूर्ण समय बचाता है। बिना प्रबंधक के वह संभव नहीं, यानी कि बिना प्रबंधक के ये संभव नहीं है कि जो आपका नवीन आविष्कार हो गया, विधियाँ हो गया या फिर योजनाएं हो गए। ठीक है, इसके उपक्रम को लाभपूर्ण समय जो बचाता है वो आपका जो एक कुशल प्रबंधक होता है वही ये सब कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट है व्यक्तियों का विकास। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जो व्यक्तियों का विकास होता है इसमें ये होता है कि जो प्रबंध होता है, ठीक है, प्रबंध को परिभाषित करते समय हमने देखा था कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं बल्कि व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध की सभी क्रियाएं मानव व्यवहार से संबंधित होती हैं। प्रबंध व्यक्ति की क्रियाओं को सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निश्चित दिशा की ओर अभिप्रेरित करता है और मनोबल ऊंचा रखता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है इसमें देश की समृद्धि। देखिए इसमें क्या होता है, एक देश का प्रबंध कुशल होता है तो देश के भौतिक एवं मानवीय साधनों का सदुपयोग होता है। ठीक है, और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा उत्पादन व आय बढ़ती है और देश समृद्ध होता है। ठीक है, देश की समृद्धि, ये सब आपके जो भी प्रबंध होते हैं उसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आठवां पॉइंट है अगला गरीबी का उन्मूलन। देखिए जो भारत की लगभग 40% जनसंख्या है वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस गरीबी रेखा को दूर करने में कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, और प्रबंध की अधिक रोजगारों द्वारा लोगों की आय बढ़ाकर गरीबी का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है प्रबंध का महत्व। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध की क्या प्रकृति होती है। ठीक है, प्रबंध की प्रकृति के बारे में देखिए जो प्रबंध की प्रकृति होती है फ्रेंड्स वो बदलती रहती है। ठीक है, और जो प्रबंधन की प्रकृति होती है वो निम्न प्रकार की होती है। ओके,
सबसे पहला आपका जो प्रबंधन की प्रकृति होती है वो होता है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रबंधन होता है वो कला और विज्ञान दोनों है। सेकंड प्रकृति होती है प्रबंधन व्यक्तियों के संगठित रूप से कार्य करने का एक तंत्र है, ठीक है। यानी कि जो प्रबंधन होता है वो व्यक्तियों के संगठित समूह से कार्य करने का एक तंत्र है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रबंध की प्रकृति में कि जो प्रबंधन होता है वो पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य है। और फोर्थ पॉइंट है कि प्रबंधन विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र है। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य करने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए इसी सारे जितने भी टॉपिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसी सारे टॉपिक से आप लोगों को कल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि थ्योरी क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थ्योरी क्लास में आप लोगों को सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, बल्कि आप लोगों को एमसीक्यू क्लास में सारे पॉइंट्स नहीं मिल पाते, बस उसमें क्वेश्चन और आंसर आप लोग को मिलता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है एमसीक्यू सॉरी थ्योरी क्लास को पढ़ना। अगला पॉइंट है कि प्रबंधन एक व्यवसाय यानी कि पेशा है, इसकी अपनी आचार संहिता है, ठीक है। यानी कि प्रबंधन की अपनी एक आचार संहिता होती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं, यानी कि प्रबंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट्स वो आपकी निम्नलिखित होती हैं। इसमें से सबसे पहला विशेषता है प्रबंधन एक कला है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है वो प्रबंधन को व्यवसाय के रूप में लिया जाता है, ठीक है। प्रबंधन विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का उपयोग प्रतिष्ठित संस्थानों में करता है, ठीक है। यानी कि जो प्रबंधन होता है एक कला होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट तो हमने लिया ही नहीं है। नहीं, सेकंड पॉइंट यही है। अच्छा ये पॉइंट ही गलत है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, यहाँ पर दूसरा रहेगा, ठीक है। प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है। इसमें देखिए आपके H.A. साइमन के शब्दों में लिखा गया है कि जो प्रबंधन है वो अर्थव्यवस्था का केवल एक सामान्य अंग मात्र नहीं है, अपितु उसका निर्माता भी है। जिस सीमा तक वह आर्थिक परिस्थितियों को नियंत्रित करता है और सतत प्रयत्नों से उन परिस्थितियों को बदलता है, उसी सीमा तक वह अच्छा प्रबंधन यानी कि प्रबंध करता है, ठीक है। यानी कि जिस सीमा तक वह आर्थिक परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जब तक वो आर्थिक परिस्थितियों को अपने नियंत्रित करता है और सतत प्रयत्नों से यानी कि लगातार अपने प्रयत्नों से उन परिस्थितियों को बदलता है और उसी सीमा तक वह अच्छा प्रबंध करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है थर्ड आपका कि प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है, ठीक है। देखिए जो प्रबंधक होता है फ्रेंड्स वो आपका नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक है। देखिए नेता पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, ठीक है। उनके वंशानुगत प्रभाव जो होती है उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए नेता जो होता है वो पैदाइशी होते हैं, आप देखेंगे नेता का बेटा नेता ही होता है, ठीक है। एक नेता कोई भी होता है, ठीक है। वो एक गरीब घर के बच्चे को आर्मी में भर देगा, ठीक है, पुलिस की भर्ती में डाल देगा, लेकिन अपने बेटे को कहीं नहीं भेजता है। उसको भी पता है कि कहाँ पर खतरा है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो प्रबंधन होता है वो जन्मजात प्रतिभा होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो जीवन और आपका समाज होता है उसका कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें प्रबंधन की आवश्यकता ना हो, ठीक है। देखिए सामाजिक कुशलता के निर्माण में प्रबंधन को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो प्रबंधन होता है वो एक सार्वभौमिक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए प्रबंधन जो है वो केवल प्रक्रिया ही नहीं है, ठीक है। यह सामाजिक विज्ञान भी है। यह कार्य कारण संबंधों का विवेचन करता है, ठीक है। यानी कि जो प्रबंधन है वो एक सामाजिक विज्ञान है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों का प्रबंधन के मुख्य विशेषताएं, यानी कि पहला विशेषता था प्रबंधन एक कला है, सेकंड है आपका प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है, थर्ड पॉइंट है आप लोगों का प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है, फोर्थ है प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है और फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये पांचों पॉइंट आप लोग याद करिएगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों के जरूर पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला आप लोग पढ़ेंगे प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला देखिए जो प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो आपके कई होते हैं, ठीक है? उसमें से सबसे पहला है आपका कि प्रबंध मानवीय व्यवहार से प्रभावित होता है। यानी कि देखिए जो प्रबंध होता है फ्रेंड्स वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की एक कला होती है, ठीक है? और ये प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों, कार्यों, विधियों तथा प्रविधियों की सरलता से जो भी कर्मचारी हैं उनके व्यवहार पर ही निर्भर करती है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए जो मानवीय व्यवहार है उससे प्रभावित होता है प्रबंध, ठीक है? सेकंड पॉइंट होता है आपका प्रबंध के सिद्धांत स्थायी नहीं है। यानी कि देखिए एक समय पर बने हुए जो सिद्धांत होते हैं वो दूसरे समय में व्यर्थ हो जाते हैं, ठीक है? तथा देखिए जो भी एक देश में अपनाई जा रही योजनाएं हैं, ठीक है, उसी समय हमारे देश में अनुपयोगी वो हो सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है आपको प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व में, ठीक है? तीसरा है कि प्रबंध योजनाओं के प्रतिफल से प्रभावित होता है। यानी कि देखिए जो आपका प्रबंधक होता है वही योजनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है? जिनके सफल होने की उम्मीद अधिक होती है। ठीक है? और चौथा पॉइंट है आपका कि सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएँ प्रबंध को प्रभावित करती हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए प्रबंधक वही कार्य करते हैं जिसमें सामाजिक लाभ अधिक होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है? जिससे देखिए जो भी आपकी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएँ होती हैं, ठीक है? उसमें देखिए नीचे तक जन-जन तक पहुँच सके तभी ये योजनाएँ सार्थक सिद्ध हो सकेंगी, ठीक है? अन्यथा नहीं होती हैं। पाँचवाँ पॉइंट है आपका इसमें कि प्रबंधकीय जटिलताओं में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि लोगों की जागरूकता के कारण ये जो जटिलताएँ होती हैं फ्रेंड्स वो और बढ़ गई हैं। जैसे कि देखिए वर्तमान में जो आपकी सरकार है, ठीक है? इसने लोगों को आरटीआई कानून का सहारा दिया है, ठीक है? और इन सभी जटिलताओं का सामना करने में जो प्रबंधक है वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। छठवां पॉइंट है व्यवस्था का अर्थ केवल कार्य संपादन नहीं है। यानी कि जो व्यवस्था का अर्थ है केवल कार्य संपादन नहीं है, ठीक है? इसमें देखिए जो व्यवस्था का अर्थ होता है फ्रेंड्स वो आपका केवल कार्य संपादन नहीं होता है। देखिए अधिकांश घरों में जो गृह व्यवस्थापन होते हैं, ठीक है, यानी कि गृह व्यवस्थापन करने वाला तथा जो आपके कार्य करने वाला होता है, ठीक है, वो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है? इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कार्य के संपादन के साथ साथ व्यवस्थापन का पहलू भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? देखिए कोई भी क्रिया होती है वो व्यवस्थापन के ही अंतर्गत आती है या नहीं आती है, ठीक है? यह इस बात से निर्धारित हो जाता है कि उसे पूर्ण करने में कितने नए निर्णयों की आवश्यकता हुई है, ठीक है? और देखिए जो व्यवस्था का अर्थ होता है वो केवल कार्य संपादन ही नहीं होता है, ठीक है? इस संबंध में देखिए जो पारिवारिक जीवन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था होती है उन समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था, यानी कि लिखा है कि जो घर में व्यवस्थापन होता है वस्त्र रूपी जीवन के तंतु का एक भाग होता है, ठीक है? इसके धागे आपस में गुथे हुए होते हैं क्योंकि देखिए इसमें साधनों के उपयोग में निर्णयों के लिए किए जाते हैं, ठीक है? चाहे परिवार में कार्य किया जा रहा हो या फिर किसी खेल में, ठीक है? सातवां पॉइंट है कि व्यवस्थापन समूह के नेता तक सीमित नहीं है, ठीक है? देखिए जो भी व्यवस्था से संबंधित अन्य कारण होते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि व्यवस्थापक होता है, ठीक है? और इससे यह एक गलत धारणा उत्पन्न होती है कि इस व्यक्ति के पास बहुत अधिक शक्ति होती है तथा यह समूह के अन्य व्यक्तियों की भी व्यवस्था करता है, ठीक है? तो देखिए जो व्यवस्था की परिभाषा दर्शाती है कि एक व्यक्ति साधनों की व्यवस्था करता है न कि व्यक्तियों की, ठीक है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह सत्य है कि घर में सामान्यतः एक नेता होता है, सभी परिवार के सदस्य जो वृद्ध होते हैं, निर्णय लेते हैं और व्यवस्था में भाग लेते हैं। यह केवल सामूहिक साधनों और सामूहिक लक्ष्यों के संबंध में चुनाव करने में सहायता करते हैं। जबकि देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उसके कुछ न कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसके लिए वह अकेला उत्तरदायी होता है, ठीक है? परिवार में नेता समय-समय पर ही बदलते रहते हैं। अगले पॉइंट है आपका कि अच्छे व्यवस्थापक जन्म से नहीं होते वरन प्रशिक्षित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए इस शताब्दी से पूर्व तक यह प्रश्न था कि जो व्यवस्थापन होता है वो पढ़ाया जाए अथवा नहीं, यानी कि पढ़ाया जाए या फिर नहीं। लेकिन देखिए जो वर्तमान में यह अध्ययन की शाखा बन गई है कि यह संदेह था कि व्यवस्थापन को अवलोकन द्वारा पढ़ाया जाए या फिर प्रशिक्षण द्वारा, ठीक है? तो इसमें देखिए कुछ अध्यापक इस बात में विश्वास करते थे कि जो व्यवस्थापन है उसके विज्ञान को पढ़ाया जाए और अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थापन को कला तक समझा जाता है, ठीक है? और कुछ व्यक्तियों द्वारा इसे भगवान द्वारा दिया गया उपहार माना जाता है, ठीक है?
9 पॉइंट है अगला कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है। यानी कि देखिए जो व्यवस्था के संबंध में बाधा इसलिए होती है आपकी, ठीक है, कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो स्वयं व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, और ये जो परिवार होता है यह देखने में असफल हो जाते हैं कि व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है, वरन यह आपके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि होती है, ठीक है। और आपका लास्ट 10वां पॉइंट है कि पारिवारिक लक्ष्य का निर्धारण व्यवस्था द्वारा नहीं होता है। यानी कि देखिए अधिकांश परिवारों द्वारा ये माना जाता है कि जो व्यवस्था होता है उनके द्वारा जो भी उनके लक्ष्य होते हैं, ठीक है, उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और यह एक भ्रांति एक उपयोगी उद्देश्य को दर्शाती है कि लक्ष्यों का सावधानी पूर्वक चयन उतना ही महत्वपूर्ण है या शायद अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि उस चयन किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति करने के तरीके का सावधानी पूर्वक चयन करना होता है, ठीक है। और व्यक्ति में देखिए यह जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि उसे क्या चयन करना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का क्षेत्र, ठीक है। चलिए स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का क्या क्या क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे प्रबंध का जो क्षेत्र होता है उसमें पहला पॉइंट है प्रबंध एक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, ठीक है। प्रबंध जो होता है वो एक प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की विशिष्ट क्रिया है। प्रबंधक या गृहिणी संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस प्रक्रिया का समापन करते हैं। परिवार के मानवीय तथा भौतिक साधनों के समुचित उपयोग से संपादन करते हैं। परिवार के मानवीय तथा भौतिक साधनों से समुचित उपयोग से लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया में कार्यविधि संबंधी निर्णय लेना, निर्धारित कार्य निष्पादन हेतु अन्य सदस्यों की सहायता लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है जो प्रबंध है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो प्रबंध है वो परिवार के विभिन्न सदस्यों के प्रयासों में लक्ष्यानुकूल एक रूपता लाने के लिए संपादित होने वाली प्रक्रिया होती है, और परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों की संरचना करना ही प्रबंध का मौलिक कार्य है, ठीक है। इतना काफ़ी है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज़्यादा आप लोगों को इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ले लिया है यूं ही, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्यक्तियों का विकास। इसमें क्या होता है कि जो प्रबंध है वो व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों का विकास करता है, क्योंकि परिवार के सदस्य उपक्रम या योजना की वह मूल शक्ति होते हैं जिसका प्रत्येक कार्य एवं क्रिया से संबंध है। इसे अनुकूल तथा प्रेरणास्पद वातावरण देकर उसकी क्षमता को विकसित किया जाता है जिससे मानवीय व अमानवीय साधनों का सदुपयोग किया जा सके, ठीक है। इसमें देखिए आखिर क्या लिखा गया है कि प्रबंध के विद्वानों ने मानव तथा मानवीय व्यवहार को प्रबंध का आधार माना है। साधनों का सदुपयोग तभी संभव है जब मानवीय शक्ति को इतनी कुशल एवं योग्य बना दे कि प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या था, थर्ड पॉइंट प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका अदृश्य शक्ति। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रबंध होता है वो कौशल का परिचायक देता है, ठीक है, परिचय देता है, ठीक है। वह अदृश्य शक्ति है जो परिवार के सदस्यों की योग्यता, कार्यक्षमता, कुशलता, मनवोचित व्यवहार से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। और साधनों के सर्वोत्तम उपयोग करने वाली शक्ति को केवल सफलता एवं परिणाम से इसका एहसास किया जा सकता है, ठीक है। ये आपकी यानी कि जो प्रबंध होता है वो एक अदृश्य शक्ति होती है, ठीक है, जो परिवार के सदस्यों की योग्यता, कार्यक्षमता, कुशलता, मनोचित व्यवहार से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका दिया है यानी कि प्रबंध के क्षेत्र में कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों, यानी कि देखिए जो विशेषता में था वही सब आपके इसके क्षेत्र में भी दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि प्रबंध जो है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है कि प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। विज्ञान की दृष्टि में प्रबंध को अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रयोग की तरह लागू कर नियम, सिद्धांत एवं विधि बतलाया है। इन्हीं विधि, कार्यप्रणाली एवं नियमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना ही प्रबंध के कला पक्ष को उजागर करता है, ठीक है। देखिए आगे है कि चतुराई का प्रयोग कर इच्छित परिणामों को प्राप्त करना ही कला है। प्रबंधक विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को लक्ष्यानुसार, ठीक है, लक्ष्यानुसार
समन्वित करने में अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं तथा विभिन्न आचार विचार एवं स्वरूप वाले व्यक्तियों के प्रयासों में एक रूपता लाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक, यानी कि जो प्रबंध होता है वो सभी स्तर पर आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रबंध है वो एक गतिशील प्रक्रिया है जो पारिवारिक जीवन चक्र के सभी स्तर पर आवश्यक रूप से संपादित होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो प्रबंध होता है वो आपके पारिवारिक जीवन चक्र के सभी स्तर पर आवश्यक रूप से संपादित होता है। ठीक है, यानी कि जो देखिए जो जीवन चक्र होता है, अभी इसके बारे में आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जानेंगे। ठीक है, जीवन चक्र के बारे में। आगे है कि आयोजन एवं नियंत्रण करते समय निर्णय लेने पड़ते हैं तथा निर्णय का कार्य प्रबंधक होता है। ठीक है, आगे है कि पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन के साथ साथ प्रबंध में भी परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। सातवां पॉइंट है आपका कि प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए जो यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, प्रबंध उसके बारे में क्या होता है, यानी कि क्या है। ठीक है, इसमें आप सब लोग जानेंगे कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसको बच्चों एवं परिवार के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं से संबद्ध रखते हैं। प्रबंधकीय ज्ञान को हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि किया जा सकता है, और प्रबंधक परिवार में अपने ज्ञान कौशल से प्रबंध प्रक्रिया अपनाकर सुदृढ़ बनाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो प्रबंध होता है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस। अगला आपका आठवां पॉइंट्स है प्रबंध का, 1 मिनट। ठीक है, आठवां पॉइंट है आपका प्रबंध का पृथक अस्तित्व। ठीक है, पृथक का मतलब अलग एक अस्तित्व होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रबंध होता है एवं परिवार, ठीक है, यानी कि प्रबंध एवं परिवार के मुखिया का पृथक पृथक अस्तित्व माना जाता है। परिवार का मुखिया धन अर्जित करता है, गृहिणी प्रबंधक का कार्य सुचारू रूप से कर सकती है। ठीक है, आज परिवार के सीमित साधनों का सदुपयोग आवश्यक हो गया है। जीवन की कठिनाइयों से प्रबंध की एक नवीन दिशा देने की बाह्य क्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रबंधक में प्रबंध कौशल, चातुर्य तथा व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी कि जो प्रबंध होता है फ्रेंड्स, उसका जो अस्तित्व होता है वो एक अलग होता है। ठीक है, यानी कि देखिए आपके इसमें लिखा भी गया है कि जो प्रबंध होता है और जो परिवार का मुखिया होता है उसके पृथक पृथक अस्तित्व माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता है वो धन अर्जित करता है, और जो गृहिणी होती है उसका कार्य होता है प्रबंधक, यानी कि जो गृहिणी प्रबंधक होती है उसका कार्य क्या होता है कि सुचारू रूप से कार्य कर सकती है वो। ठीक है, 9 पॉइंट है अगला कि प्रबंध समूह के प्रयासों से संबंध रखता है, यानी कि पॉइंट क्या है आपका कि प्रबंध जो है वो समूह के प्रयासों से संबंध रखता है। इसमें आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं क्या होता है कि जो प्रबंधकीय कार्य होती है उसकी सूची में नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, उत्प्रेरण तथा संगठन को प्रमुख कार्यों में शामिल किया जाता है, और इन सभी कार्यों को निर्देशन के माध्यम से प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, प्रबंध का दायित्व सदस्यों का मार्गदर्शन कर उनसे काम कराना मात्र है। प्रबंध शास्त्रियों, ठीक है, प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार जो अन्य व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंध है, यानी कि जो प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार क्या कहा गया है कि अन्य व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंध है। ठीक है, आगे है कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। यह कार्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया जा सकता है, जिसमें समूह के प्रयासों को प्रभावपूर्ण नियोजन, ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और आपका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल हो। ठीक है, और इसके जो आपके प्रबंध के क्षेत्र हैं वो लास्ट पॉइंट है उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, उद्देश्य तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि परिवार एवं प्रत्येक, ठीक है, परिवार एवं प्रत्येक सदस्य के सामूहिक एवं व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, जिसकी पूर्ति हेतु सदस्यों के प्रयासों को नियोजित, संगठित एवं नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, प्रबंध के माध्यम से इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जाता है। उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है यही प्रबंध की सफलता का आकलन करता है। प्रबंध के द्वारा ही लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए
आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति अपना करना चाहते हैं तो आपको वैसा मैनेजमेंट करना है, ठीक है? आपको प्रबंध फॉर एग्जांपल यदि आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है? तो उस प्रकार से सबसे पहले अपने आप को मैनेजमेंट करना है कि मुझे इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट पेपर पढ़ना है, इतने टाइम तक सेकंड पेपर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एक मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है? उसके अनुसार अपने लक्ष्य की आप पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि प्रबंध के द्वारा, ठीक है? तो सारे ही देखिए जो प्रबंध है वो आप लोगों के लिए भी लागू होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अपनी कैसी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, कैसे अच्छे नंबर्स लाने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने आप को सबसे पहले मैनेजमेंट की तरफ से यानी कि एक प्रबंध बनाइए, ठीक है? कि हमें किस प्रकार से पढ़ कर के कैसे नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है? तो देखिए जो प्रबंध होता है वो आपका हर एक क्षेत्र में होता है, या आप गृहिणी हैं तब भी आपको काम आएगा, ठीक है? कोई सोशल वर्कर हैं आप तब भी, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तब भी आप लोगों को मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध करना पड़ता है। हर क्षेत्र में प्रबंध का कार्य होता रहता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, इसको केवल हम लोग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कि प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं फ्रेंड्स वो आपके निम्नलिखित होते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वो कार्य का विभाजन होता है, ठीक है? सेकंड सिद्धांत होता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। थर्ड आपके सिद्धांत होते हैं प्रबंध के अनुशासन। फोर्थ पॉइंट होता है आदेश की एकता। फिफ्थ पॉइंट होता है निर्देश की एकता। सिक्स पॉइंट होता है व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन और रहना, ठीक है? और सातवां पॉइंट से आपका व्यवस्था। आठवां पॉइंट है समानता। नौवां पॉइंट है स्थिरता। 10वां पॉइंट है केंद्रीयकरण। और 11वां पॉइंट है आपका, यानी कि 11 पॉइंट है आप लोग का पहल करना। और 12 पॉइंट है आपका सहयोग की भावना, ठीक है? ये सभी आपके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है? और इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे प्रबंध के अन्य प्रमुख सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? यानी कि वो तो आप लोगों के आधारभूत सिद्धांत थे, ठीक है? यानी कि बेसिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के अन्य प्रमुख सिद्धांत, यानी कि अदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? सबसे पहला इसमें उद्देश्य का सिद्धांत होता है। सेकंड आपका नियोजन का सिद्धांत होता है। थर्ड आपका संतुलन का सिद्धांत होता है। फोर्थ आपका प्रमापीकरण का सिद्धांत होता है। पांचवा आपका अपवाद का सिद्धांत होता है। और छठवां आपका नियंत्रण का सिद्धांत होता है। देखिए यहाँ पर है नियंत्रण का सिद्धांत। सातवां है समन्वय का सिद्धांत। और आठवां है आपका अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत होता है, ठीक है? अब देखिए हम लोगों ने सिद्धांत भी पढ़ लिए प्रबंध के, ठीक है? यानी कि मैनेजमेंट के। अब सबसे पहले हम लोग यानी कि सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे घर में प्रबंध की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द होम, यानी कि घर में आपके प्रबंधन की क्या भूमिका होती है, ठीक है? देखिए इसमें आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि आप लोगों को कोई भी पूछ दिया, ठीक है, घर में प्रबंधन की क्या भूमिका है, यदि आप लोगों से एग्जामिनर नहीं पूछ दिया तो आप लोग क्या बताएंगे, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिए, उसके बाद खुद से आंसर दीजिएगा, ठीक है? इसमें सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखिए कि जैसे-जैसे परिवार की स्थापना होती है और कुछ व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों हेतु कार्य करते हैं, वैसे ही उन्हें क्रिया का योजना के विकास की आवश्यकता होती है, उत्तरदायित्व के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है और उपलब्ध मानवीय और अमानवीय साधनों के उपयोग के संगठन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है? आगे है कि अधिकांश व्यक्ति प्रबंध का अर्थ, ठीक है? अर्थ जो है वो यौन के तरीके जीवन होगा ये, ठीक है? यानी कि अधिकांश व्यक्ति प्रबंध का अर्थ जीवन के तरीके से लेते हैं। वह घर को इस रूप में देखते हैं कि यह कुछ मानवीय संबंधों का समूह है जो कि प्यार और स्नेह के वातावरण में एक साथ रहता है और मानवीय संगठन के गुणों से जुड़ा है। इस धारणा के अनुसार प्रबंध का अर्थ है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग करना। आगे है कि प्रबंध की योग्यता को स्तरों, ठीक है? प्रबंध की योग्यता को स्तरों द्वारा देखा जाता है और साधनों के उपयोग के प्रभाव को व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक जीवन पर देखा जाता है, ठीक है? और लास्ट में आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लास्ट में ये सबसे ज़रूरी है कि प्रबंध को कभी भी इस तथ्य से पृथक नहीं किया जा सकता है कि यह परिवार और सामूहिक संबंधों से गुथा हुआ है, ठीक है? अधिकांश देखिए जो प्रबंधन होते हैं उनकी तकनीक का सफल या असफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समूह में उसे उपयोग किया जाना है उस समूह की आवश्यकताओं और रुचियों को इसमें कितना ध्यान रखा गया है। प्रबंधन हेतु संतोषप्रद संबंधों की आवश्यकता होती है जो कि बिना प्रभावशाली व्यवस्था के नहीं बनाए जा सकते, जबकि दूसरी ओर सामूहिक प्रभावशाली व्यवस्था बिना संतोषप्रद संबंधों
गेन नहीं की जा सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा इस क्लास में, ठीक है, कि लास्ट में कि घर में जो प्रबंधन की भूमिका होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जो प्रबंधन होता है यानी कि जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमने बोला है कि घर में भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी सोशल कार्य है वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट कर खुद की लाइफ में आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो मैनेजमेंट होता है उसकी हर एक जगह आपकी खुद के लाइफ में भी बहुत ही बड़ा भूमिका होती है प्रबंधक का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ भी इसका आंसर देंगे, जो भी आंसर देंगे वो सारे करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स, यानी कि सॉरी टॉपिक नहीं, हमारा जो पहला चैप्टर था, ठीक है, प्रबंध का अर्थ एवं महत्व, इसके बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद कल की क्लास में हम आप लोगों को इसी चैप्टर से यानी कि प्रबंध का अर्थ एवं महत्व से, ठीक है, आप लोगों को एमसीक्यू टाइप बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अध्याय 1 से। और देखिए इसमें जो फोर्थ पेपर में आप लोगों के अध्याय हैं, ठीक है, वो यानी कि 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 10वें चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी अपने, ठीक है। तो चलिए अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।